सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज चाइना से निकल रही हों। साउथ एशिया में उनके पास दो ऑप्शन हो, इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन फैक्ट्रीज इंडिया चली गई, पाकिस्तान देखता रह गया। और सबसे पेनफुल बात यह है कि मौका पाकिस्तान के पास भी था। तो असल सवाल यह है कि इंडिया तैयार कैसे था और पाकिस्तान फिर मिस कैसे कर गया। ये स्टोरी सिर्फ चाइना से इंडिया शिफ्ट की नहीं, ये स्टोरी प्लानिंग और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की है। और जब तुम इसकी डेप्थ समझोगे तो रियलाइज होगा कि असल फर्क लेबर या लोकेशन का नहीं था, स्ट्रेटजी का था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेस स्टार्ट से इंडिया के हक में नहीं थी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास यंग पॉपुलेशन थी और दोनों के पास चीप लेबर थी। दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर थे जहां से एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती थी। यानी अगर सिर्फ मैप देखो तो कंपनीज के लिए पाकिस्तान भी उतना ही पावरफुल ऑप्शन बन सकता था जितना इंडिया। लेकिन जब चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढा गया तो इंडिया रेडी मिला, जबकि पाकिस्तान सिर्फ पोटेंशियल था। और ग्लोबल कंपनीज पोटेंशियल पर नहीं, प्रिपरेशन पर बैट करती हैं। असल डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। इंडिया ने ये गेम उस दिन नहीं समझा जब कंपनीज चाइना से निकलना शुरू हुई। उन्होंने इसकी ग्राउंड वर्क काफी पहले रख दी थी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया और पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जहां फैक्ट्रीज लगाना कंपनी के लिए इजी और प्रॉफिटेबल हो। इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनीज को यह सिग्नल मिल गया कि इंडिया सिर्फ लेबर नहीं दे रहा बल्कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन भी दे रहा है। और यहाँ से स्टोरी पेनफुल हो जाती है। पाकिस्तान के पास भी मौका था, लोकेशन थी, यंग लेबर थी, चाइना के साथ डायरेक्ट एक्सेस और सी पैक जैसा रोड भी मौजूद था। यानी अगर सिर्फ जियोग्राफी और पोटेंशियल देखा जाता तो पाकिस्तान भी फैक्ट्रीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन हब बन सकता था। लेकिन फैक्ट्रीज सिर्फ मैप देखकर डिसाइड नहीं होती, उन्हें ट्रस्ट चाहिए होता है, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पासपोर्ट्स और क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होती है। और यही पाकिस्तान देश में पीछे रह गया। और इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड सिग्नल एप्पल ने दिया। जो काम एक वक्त में सिर्फ चाइना का फोर्ट्रेस समझा जाता था, वो आज इंडिया में भी स्केल हो रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में आईफोन इकोसिस्टम धीरे धीरे एक चेन की तरह बिल्ड हो रहा है। सप्लायर्स, असेंबली प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कंपनीज को सिर्फ लेबर नहीं मिल रही, उन्हें एक रेडी इकोसिस्टम भी मिल रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां इंडिया ने सिर्फ चाइना का अल्टरनेटिव नहीं, एक रिलायबल ऑप्शन भी बनकर दिखाया। और यहीं आकर लिटरली पूरी स्टोरी का असल फर्क समझ आता है। डिफरेंस पैसे का नहीं था, डिफरेंस पॉपुलेशन का भी नहीं था, डिफरेंस जियोग्राफी का भी नहीं बना, असल डिफरेंस स्ट्रेटजी का था। इंडिया ने कंपनीज के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता रहा। एक मुल्क ने सिस्टम बिल्ड किया जबकि दूसरा सिस्टम आने का इंतजार करता रहा। और यहाँ एक और हिडन लेयर समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल कंपनीज सिर्फ चीप लेबर नहीं देखती, वो रिस्क देखती हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटी देखती हैं। वो ये देखती हैं कि अगर आज $1 बिलियन इन्वेस्ट करें तो क्या फैक्ट्री 10 साल बाद भी स्मूथली चलेगी या नहीं। इंडिया ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया। पाकिस्तान अभी तक वो लेवल का ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सका। और याद रखिए, ग्लोबल मनी हमेशा ट्रस्ट के पीछे चलती है। कभी कभी सिर्फ एक थॉट ही बहुत पेनफुल होता है। सोचो अगर पाकिस्तान ने भी 2010 में एक्सपोर्ट्स, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स पर सीरियस फोकस किया होता, अगर इलेक्ट्रिसिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी बनाया होता, अगर फैक्ट्रीज के लिए वही ट्रस्ट क्रिएट कर दिया होता जो इंडिया ने किया, तो शायद आज साउथ एशिया की ये रेस सिर्फ इंडिया की स्टोरी ना होती। शायद एप्पल्स के कुछ स्टोर्स और सप्लायर्स कराची और लाहौर में भी होते। ये मौका रीजन के पास था, लेकिन एग्जीक्यूशन इंडिया ने की। तो असल स्टोरी चाइना से इंडिया शिफ्ट की नहीं थी। असल स्टोरी ये थी कि जब दुनिया अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी तो इंडिया तैयार था, पाकिस्तान नहीं। डिफरेंस लेबर का नहीं बना, डिफरेंस जियोग्राफी का भी नहीं बना, डिफरेंस टाइमिंग का भी नहीं बना, डिफरेंस स्ट्रेटजी का बना। और सबसे पेनफुल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने ये मौका हमेशा के लिए खो दिया या अब भी कम बैक का चांस बाकी है।